तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन डायमंड की। ऑपरेशन डायमंड क्या था? बेसिकली इसको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था और इसमें क्या था, इराक से MiG-21 को, मुनीर रेटफा जो MiG-21 के पायलट थे इराक के, उनको कन्विंस करके इजराइल में MiG-21 को उतरवाते हैं। ए मोसाद ऑपरेशन द एक्विजिशन ऑफ इराकी MiG-21। मोसाद का ऑपरेशन इराकी MiG-21 का अधिग्रहण फ्लोन बाय मुनीर रेटफा ऑन अगस्त 16, 1966। मुनीर रेटफा के द्वारा उड़ाया गया 16 अगस्त 1966 को। उसको इजराइल के हैट्सर एयरबेस पर लैंड कराया गया। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? MiG-21 was the first successful सोवियत एयरक्राफ्ट कंबाइनिंग। सोवियत क्या है? सोवियत आज रूस है, इसके पहले सोवियत यूनियन था जो कि जिसके कई टुकड़े हुए, उसके बाद वो रूस बना। वो अलग की चीज़ है, कहानी है, बाद में किसी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो MiG-21 was the first successful सोवियत एयरक्राफ्ट कंबाइनिंग फाइटर एंड इंटरसेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। 1960 के एरा का MiG-21 बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट था। अब इसकी खूबियाँ, जैसे हम कुछ जो बड़ी बड़ी खूबियाँ उसी के बारे में बात करेंगे। अगर इसके पूरी खूबियों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं हो सकता। तो MiG-21 पहला सक्सेसफुल, मतलब सोवियत का एयरक्राफ्ट कंबाइनिंग एयरक्राफ्ट था, मतलब फाइटर एंड इंटरसेप्टर। इसका मतलब क्या होता है? वही कोई टारगेट है तो उसको लॉक करेगा और उस पर अटैक करेगा। मतलब एक सिंगल एयरक्राफ्ट से टारगेट को लॉक कर सकते हो और उसी पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हो। इसके पहले अगर जैसे आप टारगेट को लॉक दूसरे एयरक्राफ्ट से करेंगे और अटैक दूसरे एयरक्राफ्ट से करेंगे तो वो थोड़ा यूजुअली ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। आपके पास 2 फाइटर जेट होंगे, फिर उससे आप सिग्नल लोगे, फिर उससे ट्रांसमिट होगा, फिर वो अटैक करेगा। तो इसकी वजह से इससे ये ज़्यादा ही और ख़तरनाक बन गया। और ये इट वाज ए लाइट वेट फाइटर जेट अचीविंग, ठीक है। तो ये बहुत ही हल्का, मतलब इतना हल्का था कि ये थोड़े से फ्यूल में बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ान भर सकता था। अब देखिए इसके रोल में ही लिखा है फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, जो कि हम बता चुके हैं। फाइटर एंड इंटरसेप्टर, नेशनल ओरिजिन सोवियत यूनियन, यू नो ऑलरेडी। डिजाइन ग्रुप जो कंपनी ने बनाया, इसका नाम था मिकोयन ग्योरविच। तो इस कंपनी का नाम मिकोयन ग्योरविच क्यों पड़ा? क्योंकि इसके फाउंडर्स जो थे वो थे मिखाइल ग्योरविच और आर्टिम मिकोयन। तो यहाँ से मिखाइल ग्योरविच से ग्योरविच ले लिया गया और आर्टिम मिकोयन से मिकोयन ले लिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिकोयन एंड ग्योरविच। तो इसका नाम मिकोयन ग्योरविच, इस कंपनी का नाम था मिकोयन ग्योरविच। अब उसके बाद ये एक फाइटर जेट बनाते हैं MiG-21। इसके पहले दूसरे थे MiG-15, MiG-19, मतलब दूसरे थे, लेकिन ये MiG-21 बनाते हैं। ये MiG क्यों नाम है? मिकोयन से MI लिया गया और ग्योरविच से G लिया गया और इसका नाम रखा गया MiG, MiG-21। ये वर्जन है, वर्जन चेंज होते रहते हैं, जैसे हम उसको अपग्रेड करते हैं तो वो वर्जन चेंज हो जाता है। तो ये वर्जन है, ठीक है। अब देखिए इसको 16 जून 1955 को इसको बना करके पहली बार परीक्षण कर लिया गया, उड़ा के देख लिया गया। उसके बाद 1959 को MiG-21 को इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ, MiG-21 को अपने रसिया जो है, सोवियत यूनियन में पहले हुआ करती है, वो अपने वायुसेना के बेड़े में रखती है और उसको इंट्रोड्यूस करती है कि ये हमारा MiG-21 हमारी वायुसेना की शान बढ़ाएगा, ठीक। और इसका प्रोडक्शन 1959 से 1985 के बीच में हुआ। अब अभी इसका प्रोडक्शन बंद है, लेकिन इन सर्विस है। हमारे इंडिया में ही अभी जब विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को ठोक दिया था, वैसे तो वो हमारे यहाँ के फाइटर विंग कमांडर थे तो कर ही देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मतलब क्या था एक्चुअली, इसको बनाने के बाद सोवियत यूनियन
जो था उसकी वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इनसे जमती नहीं थी, मतलब इनसे दोस्ती नहीं रहती थी। कौन मोस्ट पावरफुल कंट्री है, इसकी होड़ में इन लोगों से नहीं बनती थी। वेस्टर्न कंट्रीज का अपना अलग धरा रहता था, इनका अपना अलग धरा रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने करीब 60 ऐसे कंट्रीज को बेच रखा था, लेकिन उनसे शर्त ये थी कि आप MiG-21 को किसी को दिखाएंगे नहीं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज को और इजराइल को। अब उसके बाद क्या हुआ, इजराइल के बगल में पड़ता है एक ये है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और उधर लेबनान भी पड़ता है। लेकिन इन चारों कंट्रीज को सोवियत यूनियन ने बेच रखा था। इससे इजराइल को खतरा बना रहता था कि अगर जैसे मान लो अभी भी में वार होगी, क्योंकि इन लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो इजराइल सोच रहा था अगर जैसे फ्यूचर में कभी भी वार होगी तो हम इन लोगों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि क्योंकि सोवियत यूनियन इनको फाइटर जेट MiG-21 देखे थे, जो उस समय का बहुत ही खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट था। तो इजराइल को इसलिए ज़्यादा खतरा बना था क्योंकि सीरिया से उसको नहीं बनती थी, ना इराक से बनती थी, ना जॉर्डन से, ना इजिप्ट से, और इनके पास ऑलरेडी MiG-21 था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मोसाद के जो चीफ हैं वो इजर हरेल थे। 1 जनवरी 1952 से 5 जनवरी 1963 तक ये रहे। तो 1959 में जब सोवियत यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया, तो तभी से सुगबुगाहट हर तरफ चालू हो गई कि MiG-21 का काट हमको निकालना होगा। और MiG-21 पे सोवियत यूनियन हर एक कंट्री से, सोवियत यूनियन जिन कंट्रीज को देता था उनसे एक बॉन्ड करा लेता था कि आप इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया और फ्रांस बता चुके हैं, उनको नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से MiG-21 को ये लोग प्लान बनाए कि उसको हम कैसे देख सके, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स जरूर होते हैं। किसी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ, तो वैसे MiG-21 में भी कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ, तो उसकी जो कमियाँ थी उनको ये लोग देखना चाहते थे। तो इजर हरेल थे, इन्होंने हालांकि ट्राई किया MiG-21 की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की या MiG-21 को अपने यहाँ अधिग्रहण करके लाने की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और 1963 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। और उसके बाद आए मीर एमिट को मोसाद का चीफ बनाया गया। ये 1963 से 1968 के बीच में थे। अब एक्चुअली बात क्या होती है, मीर एमिट मेन चीज इजराइल में होता है क्या है, जैसे मोसाद एक खुफिया एजेंसी, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। हर एक इंसान उसको जानता है जो थोड़ा इंटरेस्ट रखता है। तो अब होता है क्या, जैसे मान लीजिए इजराइल की जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, तो ये मोसाद से इनपुट लिया करता है। तो ये मोसाद का काम भी है कि कोई भी अगर जैसे हमारे देश के प्रति कुछ भी उस तरह से है, तो उसको हमको जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख को हमको इन्फॉर्म करना है। तो वो लोग इन्फॉर्मेशन मांगते भी रहते थे। तो मीर एमिट ने एक दिन बोला, मीर एमिट और इजर वेजमैन फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने एक बार इजर वेजमैन जो वायु सेना अध्यक्ष थे इजरायली एयरफोर्स के, ठीक है, उनसे बोला कि सब लोग तो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और हम देते भी हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो इन्होंने इजर वेजमैन ने बोला कि अगर हम जो मांगेंगे वो आप दोगे नहीं। तो इन्होंने बोला बताओ क्या बात है, हम देंगे। तो उसके बाद इजर वेजमैन बोले हमको MiG-21 चाहिए। तो इस बात पर मीर एमिट भी शॉक्ड हो गए कि MiG-21 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि वो तो सोवियत यूनियन ने बनाया और वो किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज को या फिर इजराइल को तो देगा नहीं, तो कैसे ला सकते हैं। तो इजर वेजमैन ने बोला इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि तो तुम नहीं कर पाओगे। उसके बाद मीर एमिट ने सोचा कि चलो हम तुम्हारा वर्क करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मीर एमिट एक प्लान बनाते हैं। मीर एमिट सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि वहाँ के जो पायलट हैं, जैसे मान लीजिए इराक और सीरिया जहाँ पर है, तो उनके पायलट से कांटेक्ट किया जाए और MiG-21 को इजराइल में लैंड करा लिया जाए। हालांकि ये कहना और सोचना आसान काम था नहीं फिलहाल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट अनसक्सेसफुल मिशन इन इजिप्ट, फर्स्ट अनसक्सेसफुल मिशन इन इजिप्ट। पहला इन्होंने इजिप्ट में एक ऑपरेशन किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा।
इन्होंने क्यों इजिप्ट सेलेक्ट किया? पहली बात तो इजराइल ने ट्राई किया था सीरिया में भी, जॉर्डन में भी, इराक में भी, इजिप्ट में भी। अब इजिप्ट उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया लास्टली? क्योंकि इजिप्ट से अगर जैसे मान लीजिए फाइटर जेट उड़ा के ले गए इजराइल, तो कोई बीच में एयर स्पेस नहीं पड़ेगा, तो आपको दूसरी कंट्री के एयर स्पेस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे उससे भी बचना पड़ेगा कैसे भी करके। इस वजह से ये जैसे देखिए ये इजराइल का बॉर्डर है और ये इधर इजिप्ट है, तो अगर जैसे इजिप्ट से हम फ्लो करें तो डायरेक्ट इजराइल में जाएंगे, तो ये भी एक बेनिफिट था, तो उन्होंने इसीलिए इजिप्ट में पहला ट्राई किया। अब उसके बाद देखिए डीन थॉमस जो मोसाद के एक एजेंट थे, बहुत अच्छे खासे, मतलब बहुत दिमागी एजेंट, ठीक है। डीन थॉमस को भेजा गया। अब डीन थॉमस को भेजा गया तो वो कुछ टीम के साथ गया। अब वहाँ पर एक फाइट जो MiG-21 उड़ाते थे उनसे कैसे भी आदि भान्ना उनसे दोस्ती कर लिए, और उसके बाद इन्होंने ये उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए कि ये देश गद्दारी कर सकता है, MiG-21 उड़ा के लाएगा या नहीं, ये मतलब उसको अच्छे से समझ ना सके, और उसको ये ऑफर दे दिए कि $1 मिलियन आपको देंगे। उस टाइम में $1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट थी। $1 मिलियन आपको दिया जाएगा और आप MiG-21 को उड़ा करके इजिप्ट से इजराइल ले आए। इस बात को आदि बहन्ना ने अपने ऑफिसर से बता दिया कि थॉमस था इजराइल का जो थॉमस एजेंट था, वो MiG-21 में इंटरेस्टेड है और उसको वो कह रहा है कि इजराइल में उतार दो उड़ा करके। तो वैसे ही कॉर्डन ऑफ करके इसको पकड़ लिया गया, थॉमस वगैरह को, और उनको थॉमस और एक और लोग को जेल में फांसी दे दी गई, और जो बचे हुए प्रिजनर थे उनको बहुत लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। तो 1962 में उनको फांसी दे दी गई, दिसंबर 1962 में। अब उसके बाद ये तो प्लान इजिप्ट में दोबारा हो नहीं सकता था, क्योंकि अभी अभी थोड़े ही दिन हुए कि इजिप्ट में ऐसी चीज़ें हुई, तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है वो और टाइट हो जाती हैं, हर एक चीज़ की चेकिंग होने लगती है ना, तो वहाँ पर होना दोबारा ऑपरेशन करना आसान नहीं था। सेकंड इन्होंने फिर इराक में ट्राई किया। इजिप्ट तो ख़त्म काम, इजिप्ट में सब हो गया, ठीक। अब उसके बाद जॉर्डन के पास था, सीरिया के पास था, इराक के पास था, तो इन्होंने हर जगह तीनों जगह ट्राई किया, लेकिन सीरिया और जॉर्डन में बात तो बनी नहीं। कैसे? इराक के एक MiG-21 का पायलट था, उससे लोग दोस्ती बनाते हैं। अब फिर वही ये चीज़, इराक का जो पायलट था उसको समझ नहीं पाते हैं, और उसको $1 मिलियन का फिर से लालच दे करके दो पायलट थे, उनको दो पायलट इराकियन पायलट थे, इनको यही ऑफर करते हैं कि $1 मिलियन देंगे, आप इस मिग को उड़ा करके इजराइल में लैंड करा दीजिए। और वो तुरंत ही ये सब सुन करके वो बोले नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इजिप्ट में एक बार झेल चुका था इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जो एजेंट थे, वो इजिप्ट में एक बार यही चीज़ में झेल चुके थे। उनके दो जो स्पियोनिस्ट जासूस थे उनको फांसी दे दी गई, और बाकी को लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ वो खतरा भाप गया कि ये दोनों हो सकता है कि अपने ऑफिसर से बता दे जाके, तो कॉर्डन ऑफ करके हमको भी कुछ सजा हो जाएगी। तो इन्होंने इसको इतने अच्छे ढंग से मारा कि ये नेचुरल डेथ लगी, लोग समझ नहीं पाए क्यों डेथ हुई। अब उसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए क्विट कर दिया ऑपरेशन, क्योंकि सफलता मिल नहीं रही थी, और जैसे फ्रेंडशिप करके उनको ऑफर देना वो सब कर चुके थे। अब उसके बाद अचानक क्या हुआ, एक यूसुफ जो ईरान में, जो इजराइल के एम्बेसी ईरान में तेहरान में काम करता था, ठीक है, यूसुफ ने कहीं मैगजीन से ये बात पढ़ रखी थी, ये सब कि इजिप्ट में इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा गया और 2 लोगों को फांसी दे दी गई और बाकी लोगों को लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया, जो कि MiG-21 को अपने देश में उड़ाने के लिए कह रहे थे। ऐसा करके वो पढ़ा, तो उसने ऐसा करके पढ़ा। और यहाँ पर यूसुफ की जो एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी मुनीर रेडफा के साथ हुई थी, और ये मुनीर रेडफा इराक का
MiG-21 उड़ाता था। तो ये चीज़ फ्रेंड जो यूसुफ की जो गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड थी, वो ये बात बताती थी कि हमारी शादी हुई है मुनीर रेटफा के साथ में, और वो MiG-21 उड़ाते हैं। तो ये चीज़ उसकी गर्लफ्रेंड को पता चली, गर्लफ्रेंड ने यूसुफ को बताया। तो यूसुफ, और उसके बाद ये चीज़ बताती रहती थी कि मुनीर रेटफा का प्रमोशन नहीं होता तो काफ़ी नाखुश है अपनी जॉब से। तो ये सब चीज़ गर्लफ्रेंड को भी पता था, उसके तहत उसके थ्रू यूसुफ को भी पता था। यूसुफ को पता था वो एक यहूदी था। यहूदी आप समझते हैं ना, इजराइल में ज़्यादातर यहूदी हैं, तो वो एक यहूदी थे। तो उसने, यूसुफ वहाँ पे वर्क करता था, तो इसने इजराइल की एम्बेसी जो है थी वहाँ पर इसने बताया ये बात। तो वहाँ से फिर इसको मोसाद के एजेंट से कांटेक्ट किए, तो इसने पूरी बात बताई कि मुनीर रेटफा, मतलब हमारी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी फ्रेंड की शादी एक मुनीर रेटफा से हुई है, जो कि इराक में MiG-21 उड़ाते हैं, और वो आपका काम कर सकते हैं क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। ड्यू टू क्रिश्चियनिटी, मतलब हर जगह होता है, जाति और धर्म पर भेदभाव होते हैं, वो ओब्वियसली हर एक कंट्रीज में होता है, हर जगह। तो क्रिश्चियन के आधार पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। कुछ कंट्रीज में ज़्यादा होता, कुछ कंट्रीज में कम होता। तो ड्यू टू क्रिश्चियनिटी, मतलब मुनीर रेटफा का जो धर्म था वो क्रिश्चियन था, इसकी वजह से उसको प्रमोट नहीं करते थे। और एक बार क्या किए कि इनसे मुनीर रेटफा बोले कि जाओ इराकी कुर्दिश पर अटैक कर दो जाके, जिसमें से ज़्यादातर महिला और बच्चे शामिल थे, जिसको मुनीर रेटफा नहीं करना चाहता था, लेकिन जॉब की वजह से उसको करना पड़ा, और उसने वहाँ पर अटैक किया जिसमें सैकड़ों बच्चों और महिलाओं की जान गई ज़्यादातर। ये सब चीज़ें इजराइल के एजेंट से यूसुफ ने बताई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा अच्छा तो देखते हैं, ये तो काम के लायक है। अब उसके बाद वो पता करते हैं कि मुनीर रेटफा, तो सही बात निकलती कि हाँ मुनीर रेटफा MiG-21 का पायलट है। उसके बाद ये पता चलता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, मोसाद के जो एजेंट थे वो एक फीमेल एजेंट को, जो अमेरिका में रह रही थी, उसको भेजते हैं कि जाइए आप मुनीर रेटफा से फ्रेंडशिप करिए, और उनको कुछ बातें दी जाती हैं कि ये बातें निकाल के बताइए, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मेन चीज़, मुनीर रेटफा की ये बात सच्ची थी कि उसका प्रमोशन नहीं रुकता था और काफ़ी चीज़ें भेदभाव टाइप से होती थी। तो अब इनसे दोनों से फ्रेंडशिप हो गई। तो अब फ्रेंडशिप हो गई तो ये बातें भी शेयर करने लगे। अब इसी वक्त मुनीर रेटफा ने इसको बताया कि ही वॉज फोर्स फॉर, उसको मुनीर रेटफा को अपनी फैमिली से दूर रखा जाता है, मतलब बगदाद में रखा जाता है, और उसकी फैमिली से कम ही मिलने दिया जाता है, उसका टाइम बहुत है। जबकि और जो पायलट थे, जो मुस्लिम वगैरह पायलट थे, उनके साथ ऐसा नहीं होता था। और उसकी क्रिश्चियनिटी की वजह से उसको ऑयल जो टैंक था MiG-21 में, उसमें थोड़ा सा फ्यूल डालना, और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, और प्रमोशन भी अच्छे से नहीं मिलता था। तो जिसके कारण उसका मतलब ये दर्द छलक रहा था। तो ये चीज़ मोसाद की जो महिला एजेंट थी, उसको इतनी टाइम मुनीर रेटफा को नहीं पता था कि वो मोसाद की एजेंट है। तो वो तो ऐसे आम नागरिक बन के गई और आम नागरिक की तरफ फ्रेंडशिप कर लिया। अब वो सब बातें पूछती। अब धीमे धीमे उसने और बातें स्टार्ट की कि इजराइल के बारे में, मतलब क्या जानते हो इजराइल वगैरह के। तो उसने कहा हाँ इजराइल, क्योंकि क्रिश्चियन और यहूदी थोड़ा ज़्यादा मिक्सअप टाइप से होते हैं। तो उसने कहा हाँ इजराइल के लोग अच्छे हैं, वैसे इजराइल इतना पावरफुल खुद को सेव ना कर पाता, तो ये लोग तो रहने देते। जो सब बातें हुई, अब वो सब बातें करने के बाद जो मोसाद की महिला एजेंट थी, उसने बताया कि हाँ, जब उसको मेसोमराइज कर लिया, तो उसके बाद उसको बताते हैं, मोसाद को ये इनपुट देती है कि हाँ, उसकी सब बातें बताती है कि वो बगदाद में रहता, फैमिली से दूर रहता है, ड्यू टू क्रिश्चियनिटी उसके तेल कम दिया जाता है, उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जाता, प्रमोशन नहीं किया जाता है, इसकी वजह से वो वहाँ पर जॉब करने में खफा ही रहता है उस गवर्नमेंट से वहाँ के। अब उसके बाद इनको महिला जो मोसाद की महिला एजेंट थी, उसको बोला जाता है कि आप इसको मुनीर रेटफा को वेस्टर्न ट्रिप के लिए आप मतलब एक तरह से इनवाइट करो कि चलिए इतना ज़्यादा प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, चलो वेस्टर्न कंट्रीज
वेस्टर्न ट्रिप पे करते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, तुम हमको बहुत परेशान लगते रहते हो। तो वैसे ही बोला और मुनीर रेठा रेडी हो गया क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंडशिप अच्छी हो चुकी थी। अब वहाँ पर जाते तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर मोसाद के एजेंट्स थे जो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। और उसके बाद इन लोगों के जाने के बाद वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और इनसे मिलते हैं। उसके बाद मुनीर रेठा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मुनीर रेठा इराक छोड़ सकता है, तो उन्होंने उसको $1 मिलियन और इजरायली सिटीजनशिप और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक के लिए तुमको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। मुनीर रेठा ने इतनी बात सुन के उसने ये भी बोला कि हमारे पूरे फैमिली को वहाँ से निकाला जाए, और फैमिली नहीं उसके पूरे रिलेटिव को भी निकाला जाए, जिसके एवज में मोसाद मान गया और बोला ठीक है। क्योंकि अगर जैसे वो फैमिली ना हटाते तो हो सकता है इराकी जो फोर्स थी उनका गुस्सा उठता और सीधा मुनीर रेठा के फैमिली या रिलेटिव उसको अटैक कर सकता, तो कुछ भी हो सकता। तो उसने अपने रिलेटिव के लिए बोला। अब उसके बाद मोसाद एक और ऑपरेशन करता है जिसमें बेटी जो थी वो मुनीर रेठा की वाइफ थी, बेटी एंड और उसके 2 बच्चे थे, एक की एज थी 3 साल और 5 साल। अब इसको क्या किए, पेरिस, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि पेरिस ले जाते समर वेकेशन के लिए, उनको भेजते हैं कि आप जाइए पेरिस समर वेकेशन के लिए। और उनके जो पेरेंट्स थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस ले जाया जाता है, फर्जी कागज वगैरह बना के, ये सब बात के एजेंट करते हैं। और जो कुछ अदर रिलेटिव थे उनको क्या करते हैं, इराक से ईरान बॉर्डर क्रॉस करा लेते हैं कुर्दिश गुरिल्ला के हेल्प से। बॉर्डर पर बहुत होते हैं जैसे, तो उनकी हेल्प से इराक से ईरान ले जाया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बेटी और उसकी बेटी जो उसकी वाइफ थी मुनीर रेठा की, उसको पेरिस समर वेकेशन पेरिस में गई और पेरिस से उसको कैसे भी करके ईरान लाया गया, पेरिस से ईरान लाया गया। और ईरान में उसको इजराइल का पासपोर्ट दिया जाता है और पासपोर्ट की टिकट्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये सब देख करके बेटी काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई और वो बोली कि मतलब ये कैसे है, हम तो इराक के एम्बेसी से संपर्क करेंगे, ये मतलब हमको ये कौन सा पासपोर्ट दे दिए। तो उसके बाद बेटी जो उसकी वाइफ थी उसको बताया गया कि मुनीर रेठा इजराइल में है और मुनीर रेठा ने तुमको इजराइल आने के लिए बुलाया। तो कैसे भी करके उसको कन्विंस किया जाता है और बेटी शांत होती है और फिर इजराइल जाने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके पेरेंट को यूएस से फिर कैसे करके ले आया गया, और सम अदर जो रिलेटिव थे वो इराक से ईरान आ गए, ईरान से फिर उनको इजराइल ले जाया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मेजर जनरल मोर्देचाई मोटी एचओडी एंड रेडफा, ये दोनों इजराइल में मिलते हैं। मेजर जनरल मोर्देचाई और मोर्देचाई मोटी जो इजराइल के थे, मोर्देचाई मोटी और एचओडी और रेडफा, इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है रूट को लेकर के कि आप जैसे वहाँ से जब फ्लाई करोगे तो किस रूट से आओगे। और फ्यूल वाली प्रॉब्लम थी क्योंकि उसको फ्यूल कम देते थे। तो फ्यूल वाली काफ़ी देर बात करने पर मतलब जो मोसाद के एजेंट, मोसाद जैसे मोर्देचाई मोटी जो थे मेजर जनरल थे, वो काफ़ी देर तक बात करते हैं और रेडफा से पूछते हैं कि कोई जुगाड़ नहीं है कि अब कैसे भी करके ऑयल ले लो कैसे करके। तो उन्होंने कहा कोई जुगाड़ नहीं, लेकिन एक आधे बार हमारी फ्यूल फुल हुई है। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल कोई जुगाड़ तो नहीं है, लेकिन एक आधे बार हमारी टंकी फुल हुई है। तो उन्हें बोला क्यों कैसे टैंक फुल हुआ। तो उन्होंने बताया कि एक बार ऐसे ही हमने बोल दिया अरे भाई पूरा भर दो, मतलब हमको आज अच्छी फ्लाई करनी है, दूर तक ज़्यादा टाइम तक हमको स्पेंड करना है। तो वो ग्राउंड स्टाफ था, उसने नहीं भरा। फिर उसने थोड़ा तंज मारा कि अरे भर दो यार, मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, रोज़ मिलते जुलते। तो कहा चलो लो भर दिए पूरा। तो उन्होंने बताया कि ये एक बार हम हुआ था, तभी ऐसे ही 1-2 बार हुआ कि फुल टैंक हमको मिल गया। तो उन्होंने कहा यही फिर से तुम ट्राई करना। और आया 16 अगस्त 1966 को MiG-21 में ये ग्राउंड स्टाफ ऑयल भर रहा था और ये रेडफा, मुनीर रेडफा उससे बोलते हैं सेम
सेम वही चीज़ ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि आज पूरा ऑयल भर दो। तो ये पहले से भी भर रखा है 1-2 बार, तो सोचा कोई दिक्कत तो है नहीं, लौट आता है, कहीं जाना नहीं बाहर। तो उसके बाद ये फुल तेल भर देते हैं। और ये रसिया की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि आप ऑयल को पूरा नहीं भरेंगे, ताकि ज़्यादातर वो उड़ के आपकी एयर सीमा से बाहर नहीं निकलने पाए। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो वो ग्राउंड स्टाफ था वो पूरा भर देता, क्योंकि 1-2 बार पहले भी भर चुका था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसने पूरा भर दिया। अब जैसे ही वो फ्लाई करता है वहाँ से, जैसे ही फ्लाई करता है, जैसे ही इराक से MiG-21 को ले करके मुनीर रेट पर फ्लाई करता है, वो सीधा रुख करता है इजराइल की ओर। ये इराक है और इराक से वो उड़ान भरता है और सीधा इजराइल की ओर रुख करता है। तो जैसे ही सीधा इजराइल की ओर रुख किया, तो यहाँ पर ये जो है जॉर्डन बॉर्डर पर है। जैसे ही वो बॉर्डर पर आया, तो इराक जो इनका रूट होता है कि आप इस रूट से जा कर के ट्रेनिंग में भी कि आप यहाँ से जा कर के सीधा यहाँ लैंड कर लोगे। तो जैसे ही वो इस बाउंड्री को क्रॉस किया, मतलब बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था, तो इराक से मैसेज दिया गया कि डियर पायलट, आप रास्ता भटक चुके हैं और आप पीछे आइए, आप दूसरे के एयर स्पेस में जा सकते हैं, खतरा जिससे कि तहत दूसरे एयर स्पेस वाले आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कि फाइटर जेट वो भी कहाँ आ चुका है ना। तो ये उसको तो जाना था डायरेक्ट इजराइल, वो सीधा इजराइल जा रहा था। अब जैसे कि एयर स्पेस पर आया तो जॉर्डन को पता चल गया, लेकिन इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने सिग्नल कैसे भी करके भेज दिया, जिससे जॉर्डन को ऐसा सिग्नल मिला कि वो उनको लगा कि सीरिया ने ये सिग्नल भेजा है। और सिग्नल ये था कि सीरिया की रूटीन ट्रेनिंग में MiG-21 है, जो कि अपना रास्ता भटक चुका था और वो आपके उसमें आ गया है, एयर स्पेस में आ गया है, वो मेरा फाइटर जेट है। तो जॉर्डन को भी पता था इजराइल के पास तो MiG-21 नहीं, सीरिया के पास है, तो इराक के पास तो हो सकता है, सीरिया जब क्लेम कर रहा है तो सीरिया का होगा। और सीरिया और जॉर्डन के बीच में रिलेशन अच्छे थे, तो प्रॉब्लम ये तो ज़्यादा दिक्कत थी नहीं कि अटैक तो नहीं होगा। तो उसने कहा चलिए ठीक, वो जाने दिया। और वो सीधा जाने के बाद सीधा इजराइल पहुंचा और यहाँ पर हेडसर एयरबेस पर लैंड करता है जाकर के। और जैसे ये MiG-21 जैसे ही इजराइल के एयर स्पेस पर पहुंचा, तो उसके 10 सॉल्ट मिराज, मतलब इतनी खुशी थी कि 10 सॉल्ट 2 मिराज विमान उसको अगल बगल होकर के उसको बैकअप होते जैसे आ रहे थे। अब उसके बाद MiG-21 को हेडसर एयरबेस पर लैंड करा लिया गया और सब खुशी के चेहरे बना हुए हैं, क्योंकि मिशन कोई भी करो, आप कोई भी काम करो, अगर सफलता मिलती तो खुशी होती है ओब्वियसली। अब उसके बाद देखिए हेडसर एयरपोर्ट पर इसको लैंड कराया गया और उसका नाम रखा गया 007 MiG-21 से। ठीक है। अब ये देखिए डेनिस सेपीरा इजराइल के एक पायलट थे जो इसको खूब उड़ाए और इस पर रिसर्च की और इसकी वीकनेस क्या है। हमने बताया था कि कोई भी चीज़ होती है उसकी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ वीकनेस जरूर होती है। उसकी वीकनेस उन्होंने पूरी तरह से सब जान ली और स्ट्रांगनेस भी जान ली। ठीक। अब उसके बाद इसका फ़ायदा देखिए, 7 अप्रैल 1966 में उसको लेके आए थे और 7 अप्रैल 1966 को एक एरियल बैटल ओवर गोलान हाइट पर एक युद्ध होता है इजराइल से, जिसमें उन्होंने सीरिया के 6 MiG-21 को मार गिराया था। डसॉल्ट मिराज जो उनके फाइटर जेट थे इजराइल के, और बिना किसी डसॉल्ट मिराज के लॉस के, मतलब उनका एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा और उनके 6 गिर गए। तो ये भी कहा जाता है कि 1966 में जो उसने पहले से की गई मेहनत और 1966 में उसको लेकर के इजराइल एयरपोर्ट पर लैंड कराया और उसकी काफ़ी अच्छी स्टडी की गई कि इसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रांगनेस क्या है। तो उसकी वीकनेस उन लोगों को पता चल गई थी, जिसके तहत उनको मार गिराया गया MiG-21 को। अब उसके बाद क्या होता, 1967 में गोलान हाइट में ये सब हुआ। अब उसके बाद इजराइल सोच रहा है कि हमारे MiG-21 की बेइज्जती हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, रसिया ने इजराइल से कहा कि ये जो तुम चोरकटियापन करके ले गए हो फाइटर जेट, इसको वापस कर दो, नहीं तुम्हारे ऊपर हम अटैक कर देंगे।
तो इसराइल को भी डर लगा, क्योंकि रसिया बहुत पावरफुल था, उसके सामने इसराइल कहाँ टिक पाएगा। तो इसराइल से, और इधर से अमेरिका इसराइल से कह रहा कि मिग-21 को हमको भी दो, क्योंकि मिग-21 न वेस्टर्न कंट्रीज़ में था और इसराइल तो चोरी करके ले आया था। तो अमेरिका इसराइल से कह रहा था कि मिग-21 हमको दो, हमको भी उसके ऊपर स्टडी करनी है। और इसराइल से रूस भी मांग रहा था। अब यहाँ पर क्या थी, अमेरिका से और इसराइल से एक डील चल रही थी, वो थी F4 फैंटम फाइटर जेट की। ये देखिए F4 फैंटम फाइटर जेट की डील चल रही थी, जो कि मतलब लटकी हुई थी, वह पास नहीं हो रही थी एक तरह से। तो इसराइल ने बोला अमेरिका से कि आप F4 फैंटम वाली डील पक्की करें, हम आपको मिग-21 देते हैं। तो मिग-21 थोड़ा हाइप ज़्यादा क्रिएट कर लिए थे रसिया ने। तो इस वजह से फिर अमेरिका ने इसराइल को F4 फैंटम की डील को क्लियर किया, और फिर उसके बाद इसराइल ने मिग-21 को अमेरिका को दे दिया। इसके बाद इसराइल ने रसिया से बोला कि हमारे पास तो है ही नहीं, वो तो अमेरिका अब लेकर के चला गया। तो अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और इसका बेल आइकन दबाओ। और आपको भी कोई लगता है कि किस पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं प्लीज़।